हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी का सीरीज, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश और अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में एमए करने की कोशिश। ठीक है, तो करते करते हम लोग आज 20वीं क्लास पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग ओशन करेंट्स को देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस क्लास को देखना है, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं, डाउट पूछने हैं, नोट्स हमको भेजना है ना। ये सारे काम आपको करने हैं। साथ में अगर आप नए हैं तो जाके पहले सारे जो पुराने लेक्चर्स हैं उसको भी कंप्लीट करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, और बेल आइकन, सब्सक्राइब बहुत लोगों ने कर लिया है, वहां पे एक बेल आइकन होता है, इसमें नोटिफिकेशन हम लोग ऑन रख देते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई चेंजेस आता है, कोई नया अपडेट मैं बताता हूँ क्लास का या फिर उससे रिलेटेड, तो वो आपको पता लग सके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों तक नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है, तो वो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जो 10 बजे हमारा होता है। तो जरा सभी लोग देख लें चैनल का पेज खोल के, उसमें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें। दबाना नहीं होता, टच कर दे बस, हो गया। ठीक है, चलो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था अपना ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी करते करते हमने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की थी, जिसमें लास्ट क्लास में हमने थोड़ा आगे बढ़े थे। और उसके साथ हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट में, जहां तक मुझे याद है, ओशन वेव्स के बारे में हमने समझा था। मूल बात मैंने वहां पे ये बताई थी कि जो ओशन का वाटर होता है, ओशन के वाटर में दो तरह के मोशन हमको देखने को मिलते हैं। एक वर्टिकल मोशन देखने को मिलता है, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ, एंड दूसरा हमको हॉरिजॉन्टल मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कैसे, आगे एंड पीछे की तरफ, तट की तरफ, तट से वापस। ये जो वर्टिकल है, फिर वर्टिकल में मैंने दो कहा था, एक अपवेलिंग का फिनोमिना कहा था जो हमने एल नीनो वगैरह में देखा था कि अपवेलिंग होती है। दूसरा हम देखते हैं टाइड्स। जो टाइड्स होता है, इसमें भी जो समुद्र का जल है वो ऊपर और नीचे की तरफ मोशन करता है। अगली बात हमने समझी थी हॉरिजॉन्टल, यानी कि आगे और पीछे, तट की तरफ और तट से पीछे, उस तरह का मोशन होता है। तो उस तरह के मोशन में हमने वेव्स को देखा था। दूसरा हमारा है ओशन करेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ओशन करेंट्स को देखने वाले हैं एंड टाइड्स को देखने वाले हैं। ओशन करंट मूल रूप से तुमको याद करने वाला, निरा याद करने वाला टॉपिक है। टाइड थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है। ठीक है, चलें आगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं किससे, ओशन करंट से। देखो ओशन करंट क्या होता है, समुद्र के अंदर ना हमेशा जो जल होता है वो इस तरह से घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में इस तरह से घूमता रहता है, जलेबी की तरफ। ठीक है, इस तरह से घूमता रहता है, ऐसे जलेबी की तरफ। इस तरह का जो मोशन होता है, यानी कि एक सर्कुलेटरी मोशन ओशन में धाराओं का चल रहा हो, उसको हम लोग करंट के नाम से, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ओशन करेंट्स कहते हैं। ओशन करेंट्स को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व, बस ये पता कर दो कि कौन कौन से तत्व ओशन करंट को प्रभावित करते हैं। पहला है इंसोलेशन। देखो ओशन करंट को प्रभावित करने वाला जो सबसे मूल तत्व होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। आपको पता है कि वाटर जितना ज्यादा डेंस होगा वो नीचे की ओर जाएगा, और जितना लाइट होगा वाटर वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसके स्पेस को खाली होता है, इसको भरने के लिए जो ये पानी होता है ये मूव कर रहा होता है। मूल बात यही होती है। तो इसके कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक समुद्र में लहरें चल रही होती हैं, धाराएं चल रही होती हैं। वेव को हम लोग लहर कहते हैं, लहर कहते हैं, एंड करंट को हम लोग धारा कहते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में अगर मैं कहीं धारा शब्द को लहर बोल दूं, लहर को धारा बोल दूं, तो ये समझ लेना कि मैं करंट की ही बात अभी कर रहा हूं, अभी धारा की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो डेंसिटी होता है, तो वाटर की डेंसिटी को जो जो तत्व प्रभावित करते हैं, मूल रूप से वो सारे तत्व हमारे ओशन में जो ये करंट्स होते हैं इसको प्रभावित करते हैं। जिसमें क्या क्या शामिल है इतना पता कर लो। इंसोलेशन, सूर्य की किरणें, हवाएं एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में। ग्रेविटी, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स तो जो भी चीजें घूम रही है, जो भी पृथ्वी पे चल रहा है, सबको प्रभावित करती है। तो ये चार चीजें मुख्य प्राइमरी फैक्टर है जो कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स, ये सारे मुख्य चीजें प्रभावित करती हैं। दूसरा सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी आपका टेम्परेचर में डिफरेंस, उसके बाद खारापन में यानी सैलिनिटी में डिफरेंस, एंड डीप वाटर करंट, समुद्र के अंदर की किस तरह की धाराओं की स्थिति है उनको। तो ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, नहीं, क्योंकि जाओगे टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए देखो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वीडियो बना रहे, ये किताब पढ़ लो सिलेक्शन पक्का, और उसमें 10 किताबें बता रहे हैं। यार 10 पढ़ सकते हो क्या,
सविंद्र सिंह सर की पूरी किताब पढ़ने में महीना लग जाएगा, माजिद हुसैन सर की पूरी किताब पढ़ने में महीना लग जाएगा। प्रोडक्टिव काम करना या फिर गधा मजदूरी करना, गधा मजदूरी करना है तो बाकी जगह चलेगा, अगर ढंग से पढ़ना है तो फिर ढंग से सिलेक्शन लेने योग्य पढ़ना है तो फॉलो करते हो, ठीक है। गधा मजदूरी मैं नहीं करवाता हूँ, स्मार्ट वर्क थोड़ा करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि सेल जो ओशन करंट है उसको कुछ प्राइमरी फैक्टर प्रभावित करते हैं, कुछ सेकेंडरी फैक्टर प्रभावित करते हैं। प्राइमरी फैक्टर में कौन कौन प्रभावित कर रहा है? प्राइमरी फैक्टर में इंसोलेशन, सूर्य की जो किरणें होती हैं, विंड, हवाएं जो चल रही होती हैं, ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, एंड कोरियोलिस फोर्स जो कि ग्रेविटी के कारण ही बनता है, वो प्रभावित कर रहा होता है। साथ में सेकेंडरी फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करने वाले? टेम्परेचर का डिफरेंस, दो स्थानों में टेम्परेचर का जो परिवर्तन है वो प्रभावित करता है। सैलिनिटी में डिफरेंस यानी कि उसकी जो खारापन है वो प्रभावित करता है। एंड डीप ओशन करंट, समुद्र के अंदर की जो धाराएं हैं वो प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, अगर मन हो तो रोक रोक के पढ़ लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है। बस ये 5-6 फैक्टर को लिख लो, ये प्रभावित करते हैं, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, मुख्य रूप से ये, फिर ये। ठीक है, ओके। अब ये जानने से पहले कि क्या इसमें पढ़ना है, हम लोगों को देखना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्योंकि ओशन करंट से देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे मैंने तुमको कहा था कि विंड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओशन करंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्या आएगा? नाम, प्लेस और नेचर। ओशन करंट के बारे में मूल रूप से ये 3 चीज पूछा जाता है। ओशन करंट का नाम क्या है, ओशन करंट ये कहां दिखता है, एंड ये नेचर कैसा है। नेचर 2 ही होता है, नेचर या तो वो कोल्ड हो सकता है या तो वो हॉट हो सकता है। ठीक है, क्या 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 याद रखना है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखो। जैसे मान लो कि गल्फ स्ट्रीम कहां चलता है, गल्फ स्ट्रीम हमें कहां देखने को मिलता है, कैसा है, हॉट है कि कोल्ड है। ठीक है, या 4 स्ट्रीम दे देगा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूशियो और ओयोशियो, ये सारे 4-5 करंट के नाम तुमको दे देंगे एंड बोलेंगे मैच करो, ये हॉट है ये कोल्ड है, या फिर ये नॉर्थ अटलांटिक में है, ये साउथ अटलांटिक में है, ये नॉर्थ पैसिफिक में है, ये साउथ पैसिफिक में। यही पूछा है, तुम पिछले बार के जितने क्वेश्चन उठाओगे ओशन करंट से यही क्वेश्चन पूछा है। तो तुम क्या याद करने की कोशिश करोगे? ओशन करंट का नाम, ओशन करंट का नेचर, एंड ओशन करंट वो कहां पे। तुमको एग्जैक्ट वो ओशन पता होना चाहिए कि कहां पे। अटलांटिक में है तो नॉर्थ में है कि साउथ में। अगर नॉर्थ अटलांटिक में है तो नॉर्थ अटलांटिक के वेस्टर्न कोस्ट पे है कि नॉर्थ अटलांटिक के ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, ये चीजें अगर तुमको इसमें याद है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा और ये क्वेश्चन आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आ जा रहा है तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हम क्या देखेंगे, बारी बारी से समुद्र के फोटो लाऊंगा, उस समुद्र में तुमको मैं कहूंगा कि देखो यहाँ पे ये ओशन करंट है, यहाँ पे ये ओशन करंट है, यहाँ पे ये ओशन करंट है। ठीक है, तुमको याद कर देना। ठीक है, चलो वो करने से पहले एक चीज और बता, पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ओशन करंट जो मूल है वो इसके अपोजिट, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ऐसे पृथ्वी घूम रही है, तो ये जो ओशन करंट है ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी का रोटेशन का डायरेक्शन ये है वेस्ट टू ईस्ट, तो मूल रूप से जो इनिशियल हम लोग पॉइंट देखते हैं उसमें ओशन करंट इक्वेटर के पास हम लोग देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। ये बात याद रखोगे कि इक्वेटर के पास ओशन करंट पृथ्वी के रोटेशन के उल्टी दिशा में जाता है। जिस दिशा से सूर्य हमारा आता है उसी दिशा से ओशन करंट आता है। क्यों? पृथ्वी हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। कहां पे? इक्वेटर के पास। दूसरी बात याद रखो, इक्वेटर कैसा जोन है पृथ्वी पे? गर्म जोन है, टेम्परेचर वहां अधिक होता है, गर्म क्षेत्र है। तो इक्वेटर से चलने वाला जो भी ओशन करंट होगा, इक्वेटर से मूव करने वाला जो भी ओशन करंट होगा वो हमेशा गर्म होगा। ठीक है,
इक्वेटर से जो ओरिजिनेट करके आगे बढ़ रहा है, इक्वेटर से जो मूव करने वाला ओशन करंट है, उसको हमेशा हॉट नेचर, उसका गर्म नेचर, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये घूम के फिर से इक्वेटर की तरफ ये साइकिल कंप्लीट करता है अपना, ठीक है। ऐसे सारे ओशन करंट मिलके ऐसे साइकिल कंप्लीट करता है। जब ये अब पोल से इक्वेटर की तरफ रिटर्न कर रहा होगा, तो पोल में कैसा है, ठंडक है ना। तो पोल से जो भी इक्वेटर की तरफ आ रहा होगा वो हमेशा कोल्ड करंट। इतनी बात समझे। पहली बात क्या बताई, इक्वेटर पे कैसा स्थिति बनता है, पृथ्वी के रोटेशन का अपोजिट, यानी हमारा कैसा देखने को मिलता है, ईस्ट टू वेस्ट धाराएं देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या, इक्वेटर से जो भी धाराएं मूव कर रही है वो हमेशा गर्म धाराएं होंगी। तीसरी बात क्या, पोल से जो इक्वेटर की तरफ आ रही है वो हमेशा धाराएं कैसी होंगी, कैसी होंगी, वो ठंडी। इतनी बात समझे। इसका मतलब क्या, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड में जाने वाली जो ओशन करंट होती हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाने वाली जो भी ओशन करंट्स होता है वो गर्म होता है। दूसरी तरफ उच्च अक्षांश से, हायर लैटिट्यूड से निम्न अक्षांश की तरफ आने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं वो गर्म होती है, ठीक है। इतनी बात समझे। अब देख, अब एक दूसरी बात क्या होती है कि जब ये मान लो कि इक्वेटर की लाइन है तुम्हारी, और यहाँ पे ये नॉर्थ में चल रही है, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ में चल रही है ऐसे, और ये साउथ में चल रही है। तो किसी भी ओशन में इक्वेटर पे ठीक नॉर्थ में चलने वाली जो धाराएं होती हैं उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। एंड जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में किसी भी ओशन में, मूल रूप से उसका ओशन का नाम जुड़ जाता है वहां पे बेसिकली, उसके दक्षिण में जो चल रही होती है उसको हम लोग साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। अब इन दोनों करंट को बैलेंस करने के लिए भी ठीक इन दोनों करंट्स के बीच में, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल के बीच में एक इसकी उल्टी दिशा से आ रही करंट भी चलती है। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ। पहले मैंने कहा था कि पृथ्वी का अपोजिट दिशा में भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में करंट चलती है। उत्तर में जो चलती है उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल, दक्षिण में जो चलती है उसको दक्षिण इक्वेटोरियल। और इन दोनों का नेचर कैसा होगा, क्योंकि इक्वेटर से चल रहा है तो ये गर्म हो। इन दोनों धाराओं के बीच में इनके विपरीत से भी एक धारा आ रही है, इसको हम लोग हमेशा कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो तुमने तीन करंट देखा, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और इनके बीच से काउंटर इक्वेटोरियल, ठीक है। इतना याद हो गया। अब एक एक करके तुम्हें मैं समुद्र में ले चलूंगा एंड तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा। सबसे पहले यहां पे देखिए आप, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पे ये इक्वेटर, कहाँ पे ये इक्वेटर है, ये ग्रीन से मैं बना रहा हूँ। ये देखो ये जीरो है, ये जीरो है मान लो, ये इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल में देखो यहाँ पे देखो कौन सा करंट चल रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ये अब एक बारी बारी से देखो, पहले नॉर्थ में फिर साउथ में। अब ये देखो नॉर्थ वाला ऐसे चला 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 चला, ये कहाँ पे आया तुमको, जापान कोस्ट पे, है ना, जापान के आसपास का जो क्षेत्र है। यहाँ पे देखो ये ऐसे टर्न कर गया, तो ये कैसा होगा, इस करंट का नाम है क्यूरोशियो, ठीक है। इस करंट का नाम है क्यूरोशियो करंट। ये गर्म होता है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर से आ रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, पोल से भी एक करंट यहाँ आ रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओयाशियो करंट। ओयाशियो कैसा है, ठंडा करंट, कोल्ड करंट है। क्यों, क्योंकि वो पोलर क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ते हैं तो ये नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो फिर ये यहाँ पे ऐसे कैलिफोर्निया कोस्ट के पास ये फिर से यहाँ पे अपना साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैलिफोर्निया करंट कैसा होगा, देखो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम दक्षिण में जाओगे तो दक्षिण में भी देखो यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है,
ये यहाँ आता है, इसका नाम हो जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नीचे यहाँ पे ये कैसा होगा जब यहाँ पे आ रहा होगा तो ये गर्म, और यहाँ से ये जो अटलांटिक करंट आ रहा है ये कैसा करंट है, ये कोल्ड करंट। फिर ये देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये कैसा है, पेरू करंट, ये एक कोल्ड करंट। अब इन दोनों करंट के बीच में देखो यहाँ पे एक चल रहा है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये है तुम्हारी पैसिफिक की स्थिति। कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। अब तुमसे क्या पूछेंगे, मैंने तुमसे पूछा पेरू करंट कहां चलता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि पेरू करंट भाई साहब चलता है पैसिफिक ओशन में। कहा, साउथ पैसिफिक में। साउथ पैसिफिक के किस भाग में, ईस्टर्न भाग। और इसका नेचर कैसा है, कोल्ड। ओके, सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं क्यूरोशियो करंट कहां चलता है, तुमको पता होता है क्यूरोशियो करंट नॉर्थ पैसिफिक उसके वेस्टर्न कोस्ट पे चलता है और ये गर्म होता है। मैं पूछूं ओयाशियो बताओ, तुरंत तुमको याद होना चाहिए। अच्छा, ओयाशियो नॉर्थ पैसिफिक उसके वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड करंट। ठीक है, ऐसे आपने अपना ये मैप, इस मैप को वेबसाइट पे जाना, मैंने डाल दिया है। ठीक है, वहां जाके 4 मैप हैं, 4-5, उनको डाउनलोड कर लो और लिखो अपने नोट्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसी तरह से ये कौन सा ओशन आपको दिख रहा है, ये कौन सा ओशन है, देखो ध्यान से, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में देखो क्या चल रहा है, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल। नॉर्थ इक्वेटोरियल आगे बढ़ा, यहाँ पे इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है वापस तो इसको कैनरी कहते हैं, कैनरी ठंडा होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये बेंगुएला करंट है, यहाँ पे ब्राजील करंट है, ये सब छोड़। ये तुम्हारा इंडियन ओशन है। देखो इंडियन ओशन में एक मजे की बात यह है कि इंडियन ओशन पूरी तरीके से ओपन नहीं है। इंडियन ओशन लैंड मास से ज्यादा कवर्ड है ना, बीच में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा करंट की स्थिति नहीं कम देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे मॉनसून के कारण, ये बात याद रखना, मॉनसून के कारण रिवर्सल ऑफ सिर्फ विंड नहीं देखने को मिलता है, रिवर्सल ऑफ करंट भी देखने को। ठीक है, एक मौसम में ये ऐसे जा रहा होता है, दूसरे मौसम में ये करंट भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जहां पे आपको रिवर्सल इन करंट देखने को मिलता है। ओके, अब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मैप है जो कि मैंने आई थिंक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है ये, तो विद ड्यू क्रेडिट टू देम ये मैप मैंने डाउनलोड किया है। इस मैप में पूरे वर्ल्ड में चलने वाले जितने ओशन करंट्स हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है। तो ये मैप मैं आपके हवाले करता हूं, आप अपने वेबसाइट पे जाना, नीचे लिंक भी है, वहां से डाउनलोड हैंडआउट वाले सेक्शन में जाना, वहां पे मैप मैंने ये डाल दिया है, ये मैप डाउनलोड करना, अपने फोन में लेना। ठीक है, और करंट्स को ढूंढना, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ऐसे जूम, ये कहाँ आ गए तुम लोग, नॉर्थ पैसिफिक में आ गए। तो नॉर्थ पैसिफिक में देखो ये सबसे पहले, ये देखो डायरेक्शन भी बता रहा है, डायरेक्शन देखो ये ऐसे जा रहा है, वैसे तो ये स्पीड भी बता रहा है पर चलो डायरेक्शन ऐसे। कौन सा करंट है ये, इसका नाम है पैसिफिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूरोशियो। फिर ये आगे बढ़ता है नॉर्थ पैसिफिक, फिर ये रिटर्न आता है यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट। उसी तरह से क्यूरोशियो आगे बढ़ता है, उसको हम लोग ओयाशियो कहते हैं। यहाँ से हमको एंड्री करंट देखने को मिलता है, बेरिंग करंट देखने को मिलता है, अलास्का करंट देखने को मिलता है, एलेट्यूनियन करंट देखने को मिलता है ना, लिनमैन करंट देखने को मिलता है, सुशिमा करंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो अब मैं तुमको याद कैसे करवाऊं, तो इसको तुमको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ करंट जैसे कि कैलिफोर्निया करंट है, अलास्का करंट है, क्यूरोशियो है, ओयोशियो है, एंड्री है एंड बेरिंग। बेरिंग करंट तो तुम्हें पता होगा, बेरिंग स्टेट है, वहां पे मैंने तुमको क्वेश्चन के समझ बताया, तो ये याद करना है। अब यहाँ पे इस मैप में जो भी तुमको रेड कलर के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये रेड के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल, ठीक है, ये हॉट है, और जो तुम्हारे ये ब्लूइश पे देखने को मिल रहा है ये कोल्ड। ठीक है, तो आपके पास एक चार्ट बनना चाहिए। ठीक है, कैसा चार्ट वो बनेगा, उस चार्ट में होगा नेम, सबसे पहले
इसको ऐसे थोड़ा हम कर लेते हैं, यहीं पे बताता हूँ। ये चार्ट तुमको मुझे एज अ होमवर्क भेजना है, ठीक है। ये तुम्हारा मेहनत का काम है, क्योंकि मुझे पता है मेहनत करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो देखो मैं तुमको सीधी सी बात बताता हूँ, अभी तक जो तुमने थोड़ा बहुत समझने वाला काम किया वो समझने वाला काम किया, इसके बाद अभी जो भी आएगा कार्टोग्राफी तक समझने वाला ही काम है, सॉरी समझने वाला काम तो है लेकिन याद करने वाला काम है। तुमको वो चीजें याद रखनी पड़ेगी, थॉट आएगा याद रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी याद रखना पड़ेगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, सेटलमेंट में याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने की आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले एक यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ये बड़ा सा बॉक्स होना चाहिए, यहाँ पे पहला कॉलम होगा तुम्हारे ओशन का, कैसे, नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है। उसके बाद होगा नेम, उसके बाद होगा यहाँ पे प्लेस, उसके बाद होगा नेचर, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉर्थ इक्वेटोरियल, मान लो ऐसे बारी बारी से तुम्हारा ये चार्ट होना चाहिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल कहां पे मिलता है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। नेचर कैसा है इसका, हॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम लिखोगे, मान लो कि तुम नॉर्थ पैसिफिक देख रहे हो, क्यूरोशियो, ठीक है, क्यूरोशियो, प्लेस वेस्ट ऑफ ओशन। अब तुमको इसके साथ यहाँ पे इसके अगल बगल वाला कंट्री लिखना है, जैसे कि मान लो जापान है, कुछ भाग ऑफ रशिया है, ठीक है, तो ये लिख लेना है, तुम्हारा मन है। नेचर कैसा है इसका, हॉट। अगला यहाँ पे ढूंढो ओयाशियो, फिर यहाँ पे ये कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, ये कोल्ड, ठीक है। मन है तो थोड़ा और क्रिएटिव हो जाओ, जो हॉट करंट है उसको रेड से लिखो, जो कोल्ड करंट है उसको ब्लू पेन से लिखो, ठीक। एक A4 शीट में सुंदर सा चार्ट, टाइम लेके उस चार्ट को फोन में स्कैन करके भी रखो एंड अपने सामने कहीं वॉल पे चिपकाओ, ताकि वो तुम जितनी बार देखो तुमको एक एक दो दो करंट याद होता है। एक यही तरीका है, देखो ये आता है, मैं खुद का बता रहा हूं, मैं भूल जाऊं, मुझे आज मैंने फिर से रिवाइज किया तो याद आ गया, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा 15 दिन बाद, ठीक है, जबकि मैं ये 50 बार पढ़ चुका हूं। बहुत सारे लोग ये पहली बार याद कर रहे हैं, तो इट इज चैलेंज, ठीक है। तो ये काम प्लीज कर लेना एंड मुझे भेजना भी आप, ठीक। अब इसमें देखोगे तुम, एक चीज तुमने यहां से नोटिस किया कि भाई साहब इसका जितना भी ये ईस्टर्न पार्ट, सॉरी ओशन के वेस्टर्न पार्ट पे और ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पे तुमको हमेशा हॉट करंट दिखता है, जबकि ये ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे और ओशन के ईस्टर्न पार्ट पे, ये बात समझ रहे हो ना, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट एंड ये ओशन का ईस्टर्न पार्ट, हमेशा तुमको देखो कोल्ड करंट देखने को मिलता है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ, ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं भागों में यहीं पे आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, जहां जहां पे ये कोल्ड करंट का प्रेजेंस है वहां वहां पे तुम्हें डेजर्ट देखने को मिलता है, रेगिस्तान देखने को मिलता है, मरुस्थल देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, आप वर्ल्ड मैप देखना, जिसमें ये माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारी चीजें उनको देखना, उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा कि सभी महाद्वीप के वेस्टर्न तट पे आपको दिखेगा मरुस्थल, वहीं के बगल में आपको दिखेगा कोल्ड करंट। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, कमेंट करके बताना आप। ये समझा चुका हूं मैं, ये आपको बताया हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम लोग ये यहाँ पे ये पेरू वाला हिस्सा कर रहे थे। ये कमेंट करके आप बताओ, ठीक है, इतना क्लियर है, यही छोड़ दें आगे चलें। अब हम लोग अगला देखते हैं, देख ही लेते हैं ना, टाइड। टाइड को हम लोग हिंदी में ज्वार या फिर ज्वार भाटा बहुत सारे शब्दों से संबोधित करते हैं। ये होता क्या है, मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो हमारे समुद्र का पानी है वो ऊपर उठता है और नीचे जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ज्वार भाटा या फिर ज्वार कहते हैं।
ठीक है, समझो, समझ ये एक स्लाइड में समझाऊंगा, उसी में सब आपको समझ में आ जाए। ये है हमारी धरती और ये है हमारे चंदा मामा। ये क्या है? अर्थ। ये है हमारे मामा। ठीक। ये लगाते हैं पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो यहां से क्या होता है, यहां से जल ऐसे ऊपर उठता है, समुद्र का जल। ठीक है, उसी समय इसके पृथ्वी के ठीक विपरीत भाग में इसको किसने खींचा? ग्रेविटेशन। लेकिन इस फोर्स को जब ये ऊपर खींचा जा रहा है, इसको यहां पे बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ गया। चलो, क्या कह रहे थे हम लोग कि यहाँ पे है अर्थ, ठीक है, यहाँ पे है हमारे चंदा मामा। चंदा मामा क्या करते हैं? ग्रेविटेशन लगाते हैं, ग्रेविटेशन के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है। इसके ठीक विपरीत दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? मान लो ऐसे आप हाथ में एक पत्थर बांध के रस्सी को ऐसे घुमाओ और ऐसे छोड़ दो तो ऐसे बाहर भाग जाता है। तो एक फोर्स होता है जिसको अंदर की ओर खींच के रखता है और एक फोर्स होता है जिसको बाहर की ओर रखता है। ठीक है, तो वो वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, बाहर की ओर पुश करने वाले। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो हर फोर्स नेचर में बैलेंस हो, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ जल उठा और उसके ठीक विपरीत में, ठीक है, पृथ्वी के ठीक पीछे वाली साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा जल ऊपर उठा। तो यहां पे क्या बनता है? हाई टाइड्स की स्थिति बनती है, उच्च ज्वर की स्थिति बनती। ठीक है, वहीं यहां पे उठा हाई टाइड, इसके पीछे उठा हाई टाइड और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे और यहां पे इन दो भागों पे उठेगा लो टाइड। ठीक है, ये दो बात याद रख लोगे, ये दो बात याद रख लोगे। क्या बात मैंने कहा? मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा मून है। ये क्या करता है? इसके ऊपर ग्रेविटी लगाता है तो यहाँ पे ये जल उठता है और इसके ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पे ये जल उठता है। किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इन दोनों जगहों पे हाई टाइड बनते हैं और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लो टाइड बनते हैं। ठीक है, इतना याद रख लोगे। अब चंद्रमा क्या है? मून, वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये शुरू किया, यहां से इसको शुरू करके यहां तक इसको वापस आने में 24 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 24 घंटे 50 मिनट का समय इसको लगता है हमारा एक चक्कर पूरा करना। ठीक है, तो 1/4 टाइम में यहां जाएगा, 1/2 टाइम में उसके यहां जाएगा, फिर हाफ टाइम उसके थोड़ा और ऐड। ठीक है, इतनी बात समझे? ये बात समझे या नहीं समझे? तो ये देखो, मून जब यहां था तो यहाँ पे हाई टाइड हुआ, फिर मून यहां आएगा, यहाँ पे एक हाई टाइड होगा, फिर मून यहां आएगा, फिर यहां और यहां हाई टाइड होगा, फिर मून यहां आएगा, यहां और यहां हाई टाइड होगा। ठीक है, तो 24 घंटे 50 मिनट के अंतराल में किसी एक स्थान पे 2 बार हाई टाइड आता है, 2 बार लो टाइड आता है। ये समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है आप लोग नहीं समझे। यहाँ पे समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। जब तक समझेगा नहीं तब तक समझाते रहेंगे। देखो, ये पृथ्वी, ये चांद, फिर ये कुछ टाइम बीता, ये पृथ्वी, ये चांद। ऐसे नहीं बना, ऐसे किया जाए। देखो, ये पृथ्वी 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 पृथ्वी, यहाँ चांद, फिर ये आगे ऐसे चक्कर मारते हुए यहाँ चांद आया, फिर यहाँ चांद आया, फिर यहाँ चांद। ठीक, जब यहाँ चांद है तो यहाँ पे हाई टाइड, यहाँ पे हाई टाइड। ठीक है, और
यहाँ पे लो टाइड, यहाँ पे लो टाइड। ठीक समझे? फिर चांद जब यहाँ से घूम के यहाँ चला गया तो यहाँ हाई टाइड, इसके अपोजिट हाई टाइड, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लो टाइड, लो टाइड। फिर यहाँ पे आया चांद हमारा, तो यहाँ हाई टाइड, यहाँ हाई टाइड, और लो टाइड कहाँ पे हुआ? यहाँ लो टाइड, यहाँ लो टाइड। फिर घूम के क्या हुआ? फिर हमारा चांद यहाँ पे आया, चांद यहाँ पे आया तो यहाँ यहाँ हाई टाइड, यहाँ हाई टाइड, यहाँ लो टाइड, यहाँ लो टाइड। फिर लौट के चांद यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया। ये चार चीज समझे थे। यहां से इसको यहाँ पूरा आने में 24 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता है। तो यहां से इसको यहाँ जाने में, यहां से इसको यहाँ हाफ कवर करने में कितना लगेगा? 12 घंटे 25 मिनट। और इसके यहां तक यहाँ जाने में इसका भी हाफ हो जाएगा, 6 आवर्स 12.5 मिनट। ऐसे ही होगा ना? तो देखो एक टाइम पे इस 1 and 2 पोजीशन पे हाई टाइड आया, ठीक। फिर 12 घंटे 25 मिनट के बाद यहां पे फिर से हाई टाइड आया, ये उसी पोजीशन पे देखो हाई टाइड। और 6 घंटे 12.5 मिनट और यहाँ पे 18 घंटे 37.5 मिनट पे ये पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 3 and 4 पे हाई टाइड आया, 1 and 2 पे लो टाइड आया। तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में एक इस पॉइंट पे देखो 0:00 मिनट पे हाई टाइड आया, ठीक है। फिर 6:12 मिनट पे लो टाइड आया, फिर 12:25 मिनट पे फिर से हाई टाइड आया, और फिर से क्या हुआ? आगे की 6 घंटे और जोड़ देना, 18:37 मिनट पे फिर से एक लो टाइड आया। कहां पे? पोजीशन 1 पे। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के हर स्थान पे 24 घंटे 50 मिनट के अंतराल में 2 हाई टाइड आते हैं एंड 2 लो टाइड आते हैं। ये तुमने देख लिया कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक साइड ये मून इसको पुल करेगा, दूसरी साइड सेंट्री, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको प्रभावित करेगा। तो ये जो 2 बार आता है इसको हम लोग करते हैं सेमी डायर्नल टाइड। सेमी डायर्नल टाइड, इसको हिंदी में कहा जाता है अर्ध दैनिक ज्वार, ठीक है। एक दैनिक ज्वार भी होता है, डायर्नल ज्वार भी होता है, जिसमें अब सेमी में क्या होता है? 2 हाई 2 लो एक पोजीशन पे, ये जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की। डायर्नल में क्या होता है? एक बार हाई आता है, एक बार लो कुछ स्थिति में, और एक इसके अतिरिक्त होता है मिक्स्ड टाइड होता है, उसमें हाई लो का ऐसा कुछ सिस्टम बना रहता है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा किसके आधार पे ये कैसा होता है, हाई लो इसके आधार। दूसरा चीज, जो 2 चीज तुमको समझना है, एक को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड को हिंदी में कहते हैं दीर्घ ज्वार, एंड नीप टाइड को हम लोग कहते हैं निम्न ज्वार, लघु ज्वार, ठीक है। मैंने लिख लिया है क्योंकि हिंदी वाले कमेंट कर देते हैं, सर बता दीजिए। समझे आगे? इसको मिटा रहा हूं ना, कोई ब्लैंक शीट। चलो मैं यहाँ बता देता। देखो चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी सूर्य के समय कैसे होगा? सूर्य भी तो है ना हमारी सूर्य सिस्टम, यहाँ पे सूरज है मान लो, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा मून है। दूसरा स्थिति क्या है? ये हमारा मून है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा सूर्य। अब ये देखो दोनों एक लाइन में है ना, पृथ्वी, मून एंड हमारा सूर्य देवता, ये एक लाइन में है, लेकिन ये दोनों पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन 1 अलग है, पोजीशन 2 अलग। इस पोजीशन में कैसा होगा? जब मून पृथ्वी और हमारे चांद के बीच में होता है, सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमारा चांद होता है, तो हमारा क्या होता है? काली रात होती है, अमावस्या की रात, है ना, जब भेड़िया चिल्लाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। दूसरा, यहां पे क्या हमको देखने को मिलता है? जब हमारे एकदम विपरीत दिशा में हो, कौन विपरीत दिशा में हो? हमारा मून, सूर्य एंड हमारे पृथ्वी के जब एकदम विपरीत दिशा में हो, तो इस स्थिति में फुल मून हमें देखने को मिलता है।
मतलब पूर्णिमा की रात देखनी। तो अब इसमें देखो क्या क्या होता है, जब इस तरह पूर्णिमा की हमारी रात होती है या फिर जब अमावस्या की रात होती है, तो सूर्य और चांद, सूर्य एंड चांद दोनों ग्रेविटी पुल करता है, बहुत ज्यादा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वेरी हाई टाइड आते हैं, वेरी हाई टाइड आते हैं। ठीक है, इस स्थिति में आने वाले टाइड को हम लोग दीर्घ टाइड कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ओके, समझे? यानी जब न्यू मून होगा, अमावस्या होगा या पूर्णिमा होगा, उस समय सूर्य एंड मून दोनों पृथ्वी पे बराबर दम लगाएंगे एंड जो टाइड उठेगी हमारी, जो ज्वार उठेगी हमारी, वो बहुत ऊंची उठेंगी। क्लियर? पहली कंडीशन ये, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, दीर्घ ज्वार के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है, यहां पे बनाता हूं कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा मून परपेंडिकुलर दिशा में चला है, चक्कर लगाते लगाते। इस तरह से होता है ना, ये कंडीशन आप जानते हो, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊं। इस कंडीशन में जब चला जाए तो सूर्य भी बल लगा रहा है और मून भी बल लगा रहा है, लेकिन ये दोनों कैसे बल लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, लंबवत लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है एंड टाइड उतना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, अब ये फोर्स वाला वेक्टर में आ जाता है कि ऐसे और ऐसे अगर दो अपोजिट फोर्स लग रहा होता है तो नेट फोर्स तक इस दिशा में लगता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होती है, ये स्थिति में नीप टाइड बनता है, लघु ज्वार बनता है, नीप टाइड। ठीक है, समझ गए? क्यों? इसमें लहरें नीचे उठती। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम है, अब यहाँ पे देखो ये न्यू मून है, यहाँ पे देखो चांद है, दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे आपका चांद है, तो कौन सा होगा? स्प्रिंग बनेगा, स्प्रिंग टाइड। फिर यहाँ पे देखो आया 7 दिन बाद, 7 दिन बाद यहाँ पे आया आधी पोजीशन पे। 7 दिन बाद जब ये क्या हो गया, सूर्य देखो यहाँ फोर्स लगा रहा है और मून यहाँ फोर्स लगा रहा है, तो नीप टाइड बनेगा, तो लो रहेगा। फिर 14 दिन बाद क्या होगा, फिर से पूर्णिमा आएगी तो स्प्रिंग टाइड बनेगा, एक दिशा में। फिर से 21 दिन बाद कहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर में आ जाएगा, तो नीप टाइड बनेगा। यानी कि एक महीने में तुमको पूर्णिमा के दिन एंड अमावस्या के दिन स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है, एंड जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो तुमको नीप टाइड देखने को। ठीक है, तो ये था टाइड्स के बारे में। अब इसमें पेरिजियन टाइड, एपिजियन टाइड, ये सब है। जैसे पेरिजी होगा, ठीक है, पेरिजी क्या होता है? जैसे पेरीहीलियन होता है जब हम लोग पास होते हैं, वैसे पेरिजी होता है जब मून हमारे पास होता है। तो पेरिजी वाला जब भी पोजीशन होगा या पेरीहीलियन वाला जब भी पोजीशन होगा, तो सूर्य पास है, चांद पास है, तो टाइडल फोर्स ज्यादा लगेगा। पर जब एपीजी का पोजीशन होगा, मतलब चांद जब दूर होगा या फिर सूर्य जब दूर होगा, एपीजी की कंडीशन होगी, तो हमारे लो टाइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ टाइड्स के बारे में बातें। आशा है कि इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, दिमाग को अपना खोल के, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताना। ठीक है, फिर समझूंगा। ठीक, लेकिन आपको देखना है। ओके, तो ये था आपका टाइड्स के बारे में। कल के क्लास में हम लोग, कल क्लास नहीं होगी, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, थर्सडे को एमसीक्यू वाली क्लास भी नहीं होगी और ये वाली क्लास भी नहीं होगी, कुछ रीजन के कारण। हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे, फिर सैटरडे को मैं अपलोड करूंगा लेक्चर। तो कल के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ओशनोग्राफी को हम लोग खत्म कर लें। ओके, कुछ बचा नहीं है, लेकिन तुम कल का देखो, कल तक का टाइम है, तो तुम लोग प्रॉमिस करोगे कि तुम ये जो चार्ट मैंने कहा करंट वाला, वो बनाओगे अच्छे से, सुंदर सुंदर, मुझे भेजोगे, अपने रूम में चिपकाओगे। ठीक है, करना है ये काम। ओके, और टाइड्स को जरा ध्यान से देखना है कि क्या मैं बोला हूँ, क्या है स्प्रिंग टाइड, क्या है नीप टाइड, कब बनता है ना, डायगोनल टाइड कितने देर बाद आता है, क्यों बनता है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, मेल कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो, जैसे मन करे तुम कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अभी 10 बजे तो हम लोग मिलेंगे ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।